नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी प्यारे मित्रों का प्रबोध क्लासेज के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हम लोग सेल बायोलॉजी पढ़ रहे हैं और कल हमने पढ़ा था लाइसोसोम। लाइसोसोम में हम लोगों ने सब कुछ चीजें पढ़ ली थी। उसके बाद आज बात करेंगे वैक्यूल्स की तरफ। डायरेक्ट ही वैक्यूल्स की तरफ बात करते हैं। शुरुआत करता हूं आज की क्लास का। और इससे पहले एक बात आपको बता देना चाहता हूं कि कुछ लोगों ने मुझे कमेंट किया है, बताया है कि सर हमको बोर्ड पे पढ़ाया जाए। तो आपको बता दूं, ये भी व्हाइट बोर्ड से कमजोर चीज नहीं है भाई। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको सब कुछ मटेरियल यहीं से प्रोवाइड हो रहा है। साथ में मैं इसकी पीडीएफ जो है अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल रहा हूँ। आज फिर उसकी लिंक में जो है वो फर्स्ट कमेंट में पिन कर दूंगा। जिन बच्चों को चाहिए वो जाके आप लोग अपना डाउनलोड कर लो और साथ में लिख लेना उसको। भाई फोटो कॉपी कराओगे तो ये कम से कम 60-70 स्लाइड है, इसमें ज्यादा आपको महंगा पड़ेगा, फिर बहुत सारा मटेरियल हो जाएगा। फिर आपकी मर्जी है, आपको करवाना चाहिए फोटोकॉपी तो फोटोकॉपी करवाओ, अगर आपको चाहिए कि आप लोग लिख लेंगे इस मटेरियल को तो लिख लेना भाई, है ना। चलते हैं आज कक्षा में बिना किसी देरी के। सबसे पहले मैं बात करूं वैक्यूल्स की, तो ये वैक्यूल्स वर्ड जो है ये किसने दिया था? डुजार डीना ने। किसने? डुजार डीना। बोलो मेरे साथ, डुजार डीना। ठीक है। फिर बात करूं, ये प्रोकैरियोट्स में क्या होता है? एब्सेंट होता है, अनुपस्थित होता है, यानी उपस्थित नहीं होगा। किसमें? प्रोकैरियोट्स में। प्रोकैरियोट्स यानी कि आदिम प्रकार का न्यूक्लियस। इसमें आदिम प्रकार का न्यूक्लियस होता है प्रोकैरियोट्स में। अविकसित या अल्पविकसित या एब्सेंट होता है न्यूक्लियस। साथ में न्यूक्लियस मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। स्टोन प्रोटीन अनुपस्थित होता है। न्यूक्लियोलस एब्सेंट होता है ना। डबल सेकुलर डीएनए इसमें प्रेजेंट होता है। इस प्रकार की बातें आपको प्रोकैरियोट्स के बारे में ध्यान रखना है। जब मैंने इनमें दोनों में अंतर या फिर प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स को पढ़ाया था तो ये बातें मैंने कर ली थी। अब बात करूं यूकैरियोटिक सेल की, तो यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होती है। प्रेजेंट होती है यूकैरियोटिक सेल में। जब आपको डायरेक्टली ये ऐसा प्रश्न पूछ लिया जाता है कि ये प्रेजेंट किस में होती है, तो यूकैरियोटिक सेल में। लेकिन कई बार क्या है, प्रश्न बनाने वाला कई सारे प्रश्न को घुमाता है। देखिए, यूकैरियोटिक सेल में भी दो प्रकार की सेल आती है। एक सेल होती है प्लांट सेल, या इसको बोलेंगे पादप कोशिका। फिर एक बात करेंगे हम लोग जंतु कोशिका की, या इसको बोलेंगे एनिमल सेल। क्या बोलेंगे? एनिमल सेल। और वैक्यूल्स जो है वो प्लांट सेल में बड़ी और लंबी पाई जाती है, इस बात का ध्यान रखो। और इसी कारण जो है, जैसे ये अपना क्या है, ये कोई प्लांट सेल है। प्लांट सेल है, जिसको बारीकी भी नॉलेज नहीं है उसके लिए भी मैं बता देता हूँ। जैसे प्लांट सेल है और इसमें जो रिक्तिका है वो किस प्रकार की पाई जाएगी, ये देखो। यहां से इस प्रकार की रिक्तिका पाई जाएगी। ये अपनी रिक्तिका हो गई। अब ये रिक्तिका के साथ यहाँ पे पाया जाएगा क्या? न्यूक्लियस। तो इससे ये पता चल रहा है कि न्यूक्लियस कहाँ पाया जाएगा? परिधि पे। परिधि पे यानी बॉर्डर पे जो है न्यूक्लियस पाया जाएगा। वैक्यूल्स की संख्या नहीं, वैक्यूल्स का आकार जो है वो आकार क्या होगा? बड़ा होगा। वैक्यूल्स का आकार क्या होगा? बड़ा होगा, है ना। इस बात का ध्यान रखो। 90% भाग, यहां से लिखो 90% भाग जो है वो वैक्यूल्स का होगा। अब कई किताबों में 70, कई में 60, लेकिन सबसे बड़ा भाग जो है, इतना बात ध्यान रखो कि सबसे बड़ा भाग किसका पाया जाएगा? वैक्यूल्स का पाया जाएगा। अब बताओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। फिर साथ में न्यूक्लियस कहाँ पाया जाएगा? परिधि पे। मैंने यहाँ पे लिख दिया है न्यूक्लियस कहाँ पाया जाएगा? परिधि पे पाया जाएगा। साथ में रिक्तिका जो है वो रिक्तिका रिक्तिका क्या पाई जाएगी? वेल डेवलप पाई जाएगी, है ना। वेल डेवलप डेवलप पाई जाएगी, ठीक है। वेल डेवलप पाई जाएगी यानी कि सुविकसित पाई जाएगी, पूर्ण विकसित पाई जाएगी। लेकिन मैं बात करूं एनिमल सेल की, तो सबसे पहले ये एनिमल सेल है। और एनिमल सेल का जो है आकार आपको पता है, कोशिका भित्ति की अनुपस्थिति के कारण अनिश्चित होता है, इरेगुलर होता है। जबकि प्लांट सेल में जो है कोशिका भित्ति जो पाई जाती है उसके कारण इसका जो आकार होता है वो निश्चित होता है, लेकिन इसका आकार क्या होता है? अनिश्चित होता है। वैक्यूल्स या तो टुकड़ों टुकड़ों में छोटी छोटी जगह बहुत सारी संख्या में पाई जाएगी, या फिर एब्सेंट होगी। क्या होगी? एब्सेंट होगी। साथ में ये जो है पुअरली पुअरली क्या होगी? डेवलप्ड होगी, यानी बहुत कम अल्प विकसित होगी। इस बात का ध्यान रखो। बस ये नॉर्मल बात ध्यान रखो वैक्यूल्स के बारे में। अब इसके बारे में आगे बात करूं मैं। देखिए, इसके बारे में एक डायग्राम मैंने यहाँ पे बना रखा है। ये अपना जो है बिल्कुल सिंपल डायग्राम मैंने बनाया है, कोई भी इसमें जटिलता नहीं है। देखिए, सबसे पहले तो ये अपना क्या पाया जाएगा? ये अपना सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाएगी। अगर मैं बात करूं प्लांट सेल की, तो यहाँ क्या पाई जाएगी? सेल वॉल पाई जाएगी, है ना। कोशिका भित्ति पाई जाएगी। फिर इसके अंदर क्या भरा हुआ है? साइटोप्लाज्म भरा हुआ है।
साइटोप्लाज्म जो है वो भरा हुआ है। फिर ये रिक्तिका के बाहरी आवरण को क्या कर देते हैं, टोनोप्लास्ट कहते हैं। ध्यान रखना, रिक्तिका के बाहरी आवरण को टोनोप्लास्ट बोलते हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा जाता है। मैं जहां भी इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, समझ लो परीक्षा के इर्द गिर्द परीक्षा घूमेगी उसके। और मैं जल्द ही जो है, जैसे ये साइटोलॉजी पूरी हो जाएगी या सेल बायोलॉजी पूरी हो जाएगी ना, तो इसके बाद मैं पूरे पुराने प्रश्नों को लूंगा, कहाँ कहाँ से सेल बायोलॉजी के प्रश्न उठे हैं। देखिए लगातार जो है वो 4 से 5 प्रश्न सेल बायोलॉजी के आते हैं, तो बड़ा पार्ट है और बिल्कुल सिंपल पार्ट भी है आपके लिए। तो ध्यान रखो कि सेल बायोलॉजी पढ़ना जरूरी है प्यारे मित्रों, है ना, क्योंकि 4-5 प्रश्न मतलब कि आपको बहुत सारे बंदों से आगे ले जाएंगे। सेल बायोलॉजी से प्रश्न बहुत सारे पूछे जाते हैं, 2018 में पूछा गया था, अभी अभी रिसेंटली एग्जाम में गोल्जी बॉडी का प्रश्न पूछा था ना। तो बात करें आगे, इसमें क्या भरा होता है, साइटोप्लाज्म, और ये वैक्यूल्स में जो है वो भरा होता है सेल सेप, जिसको बोलते हैं कोशिका रस। क्या बोलते हैं, कोशिका रस बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ, कोशिका कोशिका रस बोलते हैं। कोशिका रस भरा होता है, और इसकी जो कंसंट्रेशन है या सांद्रता है वो ज्यादा होगी किसके अनुपात में, ध्यान रखो, ये साइटोप्लाज्म के अनुपात में ज्यादा होगी, किसकी, सेल सेप की क्या, सांद्रता। और सांद्रता ज्यादा होने के कारण इसको लाइक ए हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बोल देंगे, यानी हाइपर एज ए हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है। लेकिन लेकिन इसकी सांद्रता कम पाई जाने के कारण, साइटोप्लाज्म की सांद्रता कम पाई जाने के कारण ये हाइपोटोनिक सॉल्यूशन हो जाएगा। हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के बारे में जो है आपको नॉलेज होगा, ठीक है। नहीं होगा तो कमेंट करके बताना, अगली वीडियो में बता दूंगा या कमेंट में ही जवाब दे दूंगा। हर एक चीज का कमेंट करो, जहां समझ में नहीं आता वो बताओ, हमारी कमियों को बताओ। कमियां बताओगे तभी तो हम लोग आगे बढ़ पाएंगे, है ना। लेकिन डिमोटिवेट मत करना, और करो तो भी कोई दिक्कत नहीं, मैं डिमोटिवेट होता ही नहीं हूँ। देखो जिंदगी में कभी भी डिमोटिवेट मत हो। कल एक क्लास लेके आऊंगा जिसमें पता चलेगा कि विज्ञप्ति आएगी या नहीं आएगी, ठीक है। ध्यान रखना, उस क्लास का वेट करना कि विज्ञप्ति आएगी या नहीं आएगी, कहाँ तक क्या प्रोसेस चल रहा है। कल मैंने कई सारी न्यूज पढ़ी थी, और बहुत सारी न्यूज मुझे मैंने प्रोवाइड कर मंगवाई है। बहुत सारी कोशिश की है कि ज्यादा से ज्यादा न्यूज को जो है वो हम लोग कलेक्ट करें, और कल के वीडियो में वो लेके आ जाऊंगा, ठीक है। यहाँ जो है, यहाँ एक प्रकार का पंप पाया जाता है, और पंप का कार्य क्या होता है आपको पता है। अपने घर में कोई मोटर लगी हुई है, अपने घर में क्या लगी हुई है, कोई मोटर लगी हुई है, उसको भी एक प्रकार का पंप ही कहते हैं। अब होद में जो है, होद मतलब समझ रहे हो, टंकी, नीचे वाली टंकी, उस नीचे वाली टंकी से ऊपर अपन को पानी चढ़ाना है, तो उसके लिए क्या यूज में लेंगे अपन, पंप का यूज लेंगे। लेकिन वहां क्या होगा, वहां टंकी में पानी ज्यादा होगा और ऊपर वाली टंकी में पानी क्या होगा, कम होगा। तो वहां काम क्या होगा कि अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ द्रव्य पदार्थ जा रहा है। लेकिन यहां देखें तो यहां कुछ उल्टा है, यहां कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की तरफ जो है पदार्थों का गमन होता है। नहीं तो बाकी कई बार ये ऐसे होता है, जैसे कोई गर्म चाय की केटली है, गर्म चाय की कोई केटली है, और उसके बहुत सारे प्रयोग आपने पहले देखे होंगे। मैं एक प्रयोग यहाँ पे बताता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए ये कोई बाल्टी है, और बाल्टी पे जो है वो गर्म पानी मैंने यहाँ पे भर दिया है। फिर मैं बात करूँ, इसमें मैंने जो है एक ठंडे पानी की बोतल रख दी है। तो धीरे धीरे आप थोड़ी देर में देखोगे कि ये अंदर वाला पानी भी क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। और ये बिल्कुल सिंपल उदाहरण है, आपने कई बार ये उदाहरण पढ़ा होगा। तो ये क्या हो जाता है, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जो है पदार्थों का गमन हो जाता है। लेकिन यहाँ क्या होगा, लो कॉन्सेंट्रेशन से क्या होगा, लो कंसंट्रेशन से क्या किधर जाएगा, वो हाई की तरफ जाएगा, यानी कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की, तो और जो है अणु मॉलिक्यूल जो है वो गति करेंगे, इस बात का ध्यान रखना। और इसको बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट, है ना। क्या बोलते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, यानी सक्रिय परिवहन। ध्यान रखो, यहाँ जो है एटीपी का ह्रास हो रहा है, एटीपी का क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। हालांकि किसी भी प्रकार से, जैसे मोटर चलाते हैं नीचे, तो वहां पे भी ऊर्जा का ह्रास होता है ना, तो यहाँ पे भी क्या होगा, ऊर्जा का ह्रास हो रहा है, और क्या निर्माण हो रही है, एडीपी बन रही है। क्या बन रही है, एडीपी बन रही है। अब ऐसा कोई बंदा है क्या जिसको एटीपी और एडीपी की फुल फॉर्म ही नहीं पता हो। अब मैं इतनी अपेक्षा कर सकता हूं कि आप लोग ग्रेड फर्स्ट की तैयारी कर रहे हो, ग्रेड सेकंड की कर रहे हो, तो इतनी छोटी छोटी बातें आपको याद रहनी चाहिए। तो यहां से इंपॉर्टेंट सिर्फ इतनी बात ध्यान रखो कि यहाँ जो है लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ मॉलिक्यूल्स या आयंस जो है वो गति कर रहे हैं, किसकी तरफ,
हाँ, वैक्यूल्स की तरफ जो है वो गति कर रहे हैं। ज्यादातर जो स्टोरेज जो है वो वैक्यूल्स में रहता है प्लांट सेल का, जैसे रेजिन हो गया, गोंद हो गया, ये सब अपशिष्ट पदार्थ हो गए, फूड जो है पार्टिकल हो गए, वो सब कहाँ वैक्यूल्स में ही स्टोरेज रहते हैं। फिर बात करें आगे, देखिए सेल शेप की जो कंसंट्रेशन है वो साइटोप्लाज्म क्या होती है, अधिक होती है। इसीलिए यहाँ जो है मॉलिक्यूल्स व आयन जो है वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के विपरीत दिशा में क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं, और इसे जो है एक्टिव ट्रांसपोर्ट करते हैं। और इसके कारण जो है सेल शेप क्या हो जाता है, हाइपरटोनिक हो जाता है। क्या हो जाता है, हाइपरटोनिक हो जाता है, इस बात का ध्यान रखो। फिर फाइलम प्रोटोजोआ में जो है एग्जांपल लूं मैं अमीबा का, तो फूड वैक्यूल्स जो है, फूड वैक्यूल्स, और इसके बाद जो क्या पाए जाएंगे, ये क्या होंगे, लाइसोसोम। क्या होंगे, लाइसोसोम। क्या होंगे, लाइसोसोम, है ना। और यही जो है इसको क्या बोलेंगे अपन, संकुचनशील वैक्यूल्स। संकुचनशील वैक्यूल्स यानी रिक्तिका, ठीक है, हिंदी में भी लिख देता हूँ आपको जानकारी के लिए, रिक्तिका। संकुचनशील रिक्तिका या कॉन्ट्रिक्टल वैक्यूल्स इसको बोलेंगे। और इसके बाहर पाए जाएंगे ये माइटोकॉन्ड्रिया, अंदर पाई जाएगा जल, ठीक है। और इसकी दोनों की जो है बाहरी आवरण क्या कहलाएगा बताओ, टोनोप्लास्ट कहलाएगा। इस बात का ध्यान रखो, टोनोप्लास्ट कहलाएगा। बस ये नॉर्मल बात है कि इन दोनों का भी बाहरी आवरण क्या कहलाएगा, टोनोप्लास्ट ही कहलाएगा, कई बार पूछ लिया जाता है। अब बात करूं मैं, देखिए कुछ बातों की। सबसे पहले बात करूं सेफ वैक्यूल्स की। सेफ वैक्यूल्स जो है, उसके बाद में बात करूंगा कॉन्ट्रिक्टल वैक्यूल्स की, फिर बात करूंगा फूड वैक्यूल्स की, फिर बात करता हूँ गैस वैक्यूल्स या एयर वैक्यूल्स की। सेफ वैक्यूल्स में क्या पाए जाएंगे, एक इग्रास्टिक जो है सब्सटेंस पाए जाएंगे, अपशिष्ट पदार्थ पाए जाएंगे, है ना। फिर बात करूँ कंस्ट्रिक्टल वैक्यूल्स की, तो इसमें ऑस्मो रेगुलेशन पाया जाएगा, प्रासरण नियमन इसको बोलते हैं। फिर उसके बाद बात करूँ फूड वैक्यूल्स की, तो डाइजेशन जो होगा वो यहीं पे होगा, फूड का डाइजेशन व जो होगा फूड का वो यहीं होगा। फिर बात करूँ गैस वैक्यूल्स की, तो इसमें पाई जाती है एयर, या इसको बोलते हैं एयर वैक्यूल्स। तो गैस की प्रेजेंट के कारण इसको जो है उत्प्लावकता प्रदान करती है, किसको, रिक्तिका को, है ना, उत्प्लावकता प्रदान करती है। साथ में जो है ये हल्की हो जाती है, इसी कारण क्या हो जाती है, हल्की हो जाती है, इस बात का ध्यान रखो। ये चारों ही बातें आप ध्यान रखना। सेफ वैक्यूल्स, है ना, अपशिष्ट पदार्थ कहाँ पाए जाएंगे, सेफ वैक्यूल्स में। फिर बात करूँ कॉन्ट्रिक्टल वैक्यूल्स की, तो इसमें ऑस्मो रेगुलेशन पाया जाएगा। फूड वैक्यूल्स की बात करूँ तो डाइजेशन कहाँ पे होगा, यही होगा। फिर बात करूँ गैस वैक्यूल्स की, तो गैस की प्रेजेंसी के कारण उत्प्लावकता प्रदान करेगी, किसको, रिक्तिका को। फिर बात करें एक और उदाहरण इसका, देखिए फ्लोवर जो है, इसका कलर जो है, फ्लोवर का कलर सेल की वैक्यूल्स में जो है उपस्थित क्या पाया जाता है, जेंटोफिल्स पाया जाता है। और इस जेंटोफिल्स के कारण जो है फ्लोवर का जो है वो पर्पल रंग जो है वो किसके कारण होगा, एंथोकाइनिन के कारण होगा। इस जेंटोफिल्स के कारण फ्लोवर का कलर अलग अलग होता है। और पर्पल कलर जो है ये एक एग्जांपल है, ये किसके द्वारा, एंथोकाइनिन के द्वारा पाया जाएगा। तो आपको समझ में आया, एक बार मैं वापस से रिपीट कर देता हूँ फटाफट फटाफट से। देखिए वैक्यूल्स जो वर्ड दिया वो डुजार्डिनान दिया, प्रोकैरियोटिक में एब्सेंट होता है, यूकैरियोटिक में प्रेजेंट होता है। इसी कारण जो है प्लांट सेल की बात करूं इसमें, तो रिक्तिका के बड़े होने के कारण जो है केंद्रक कहाँ आ जाएगा, अपने परिधि पे आ जाएगा। एनिमल में जो है वो स्मॉल होती है रिक्तिका, एब्सेंट भी होती है, पुअरली डेवलप्ड होती है। उसके बारे में, उसके बाद में मैंने बात किया यहाँ पे मैंने बात किया डायग्राम में कि बाहरी जो झिल्ली है वो क्या कहलाएगी, अपने क्या कहलाएगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या फिर इसको बोलेंगे कोशिका झिल्ली, है ना। फिर बात करूं इसकी जो बाहरी आवरण है किसका, रिक्तिका का, ये टोनोप्लास्ट कहलाएगी। रिक्तिका अपने सेल के अंदर क्या भरा होता है, साइटोप्लाज्म, सबको पता है। लेकिन बाहरी आवरण का ध्यान रखो कि बाहरी आवरण क्या कहलाएगा, टोनोप्लास्ट कहलाएगा। और यहाँ पे मैंने एक बात बताना भूल गया, इन सबका भी बाहरी आवरण क्या कहलाएगा, टोनोप्लास्ट कहलाएगा, टोनोप्लास्ट कहलाएगा। तो इतनी बातें ध्यान रखो अपने वैक्यूल्स के बारे में। अब इसके बाद में बात करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया की, वो अगली कक्षा में करेंगे। तब तक के लिए राम राम साहब।